हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है रैंक बूस्टर सीरीज इन पावर सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहली यूनिट चला रहे हैं जिसमें हमने पढ़ लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ हद तक पढ़ लिया है, कुछ और बाकी है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक है पावर एंड पावर फ्लो कंडीशंस। तो मैं वन बाय वन ये जितने भी पावर लिखे हैं आप फैमिलियर होंगे, मैंने नेटवर्क थ्योरी में बहुत बार पढ़ा है आपको। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड, लोड एंगल, इनके बारे में वो डिटेल वर्जन नहीं बताने वाला हूं, या फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूं, आप सबको पता है। मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा पावर सिस्टम इन 5 क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये 5 क्वांटिटीज बहुत अच्छे से आती है तो आप पावर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और हमने फुल वर्जन में क्या है, जो पावर सिस्टम का फुल वर्जन जो कोर्स है उसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इनके बारे में बहुत डिटेल वर्जन में बात करें। इनकी लिमिटेशन की मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। हम लोगों ने कई सारे थर्मल पावर स्टेशन पे जहां पर बॉयलर बस्ट हो जाता है उसकी कहानी पढ़ी है कि क्या लिमिटेशंस होती है एक पावर प्लांट की, जहां पे हमें अगर ध्यान नहीं रखा तो हमारा बॉयलर फट सकता है ना। तो एक्टिव पावर कंट्रोल, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, वोल्टेज, मैग्नीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, लोड एंगल का असल डेफिनेशंस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, इस वजह से सब डिटेल में वर्जन में पढ़ाया है। इनका सबका लिमिटेशन भी पढ़ाया है, वो सब डिटेल वर्जन में नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको सबको पता होगा। हम जो बताना चाहेंगे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्या चीजों का ध्यान में रखना है, इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अब आप देखोगे कि जो एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, हमारे लोड एंगल पे। लोड एंगल के वेरिएशन से हमारा एक्टिव पावर वेरी करता है, या यूं कहें लोड एंगल के डिफरेंस से ही क्या होगा, एक्टिव पावर फ्लो होगा। दूसरा जो है रिएक्टिव पावर, ये डिपेंड करता है हमारे वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वोल्टेज के 2 पॉइंट के वोल्टेज वेरिएशन से हमारे रिएक्टिव पावर फ्लो पे असर पड़ेगा। मतलब 2 पॉइंट के अगर पोटेंशियल बदल रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टिव पावर में वेरिएशन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन 5, देखिए कॉम्प्लेक्स पावर तो क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो अल्टीमेटली आउट ऑफ 5 आपको 4 चीजों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन दोनों का ध्यान रख लिया तो कॉम्प्लेक्स पावर तो वैसे भी आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, तो एक्टिव पावर लोड एंगल पे और रिएक्टिव पावर किस पे, वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, और इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी हमने किया है। और हमने पूरे पावर सिस्टम को कुछ इस तरीके से, ऐसा डायग्राम मैंने बनाया था फुल वर्जन में, जहां पे जनरेटर को ई एंगल डेल सिंबल किया था, एक करंट एंगल -5 क्यों लिख दिया, क्योंकि लेगिंग लोड, जनरली लेगिंग लोड ही होता है। ठीक है, R प्लस JX हमने एक ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ले लिया, और साथ में ये लोड कनेक्टेड है और लोड का टर्मिनल वोल्टेज V एंगल 0 दे रखा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है वो E है और रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज V है। हो सकता है न्यूमेरिकल में या अलग जगह पे ये E की जगह V1 दे दे, यहाँ पे V2 दे दे, कुछ भी वोल्टेजेस हो सकता है। मतलब E क्या है, असल में सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ऐसा मान सकते हो। अगर हम बात करें आगे की कि लोड एंगल में ये इधर डेल रहेगा और इधर 0 रहेगा। रिसीविंग एंड साइड हमेशा क्या होता है, लोअर एंड पे रहता है, मतलब कि 0 रहता है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे, इजी था, इसकी केवीएल एक्सप्रेशन लिख के हमने डेरिवेशंस किए थे, और डेरिवेशन से 2 रिजल्ट ड्रॉ करे थे हमने। कौन से 2 रिजल्ट ड्रॉ करे थे वो मैं लिख देता हूं। एक्टिव पावर P इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई X। कौन सा X था, ये हमारा ये वाला X, और रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया था, 0 मान लिया था इसमें। ठीक है, साइन डिफरेंस ऑफ डेल हमने क्या कंसिडर किया था इस डेरिवेशन में, R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, देखिएगा कि जो एक्टिव पावर है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए X तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, V भी क्या हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा, इस E को हम आगे चल के एक्साइटेशन वगैरह भी बोलते हैं, अभी हम लोगों ने सेंडिंग एंड वोल्टेज बोल रखा है। ये सब कांस्टेंट अगर हो जाए तो किस पे प्रोपोर्शनल है, P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डिफरेंस ऑफ डेल, और साइन का एंगल उसी पे डिपेंड करता है एंगल पे, तो हम ये बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ डेल। और ये P जो है वो, ये जो डिफरेंस ऑफ डेल होता क्या है, डिफरेंस ऑफ डेल होता है आपका इस इक्वेशन के हिसाब से डेल माइनस 0। मतलब हम इसको अगर बोले, इसको अगर हम लोग डेल 1 और डेल 2 मान ले, इसको मैं बोल दूं डेल 1 और इसको बोल दूं डेल 2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये स्टेप एक बार बाद में लिख देंगे, नीचे के साइड में लिख देंगे, हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ लोड एंगल डेल 1 और डेल 2।
और डेल 1 क्या है हमारा, डेल है, और डेल 2 कितना है, 0 है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू डेल। इस वजह से आप देखोगे कि जनरली आपको इक्वेशन ये वाली याद नहीं रहती है, आपको कौन सी EV अपॉन एक्स साइन डेल वाली याद रहती है, बट इस डेल ये डायरेक्टली नहीं आता है। अगर ये 0 होगा तभी हम इस डिफरेंस ऑफ डेल को डेल लिख सकते हैं। अगर ये 0 नहीं हुआ, कोई वैल्यू हुई, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो हम लोग जनरली साइन डेल लिखते हैं ना, नॉर्मली डिफरेंस ऑफ डेल नहीं लिखते, डायरेक्टली साइन डेल लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो असल में हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगा, एक्टिव पावर ये बोल सकते हैं कैसे फ्लो करेगा कि हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, एक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल। ठीक है, एक्टिव पावर ऐसे ही फ्लो करेगा। पॉजिटिव एक्टिव पावर मतलब जो भी फ्लो हो रहा है हमारा पॉजिटिवली बोल सकते हैं हम लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका रिवर्स होगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव पावर फ्लो होने के लिए जो लोड एंगल है मस्ट बी एडवांस, मस्ट बी एडवांस। एडवांस मतलब कि थोड़ा सा आगे रहे, है ना। ये 0 है, थोड़ी देर के लिए यहां ये लाइन लिख देते हैं। लोड एंगल शुड बी, लोड एंगल शुड बी एडवांस, शुड बी एडवांस। एडवांस का मतलब आप समझा देता हूं कि सपोज करो ये 0 डिग्री है यहां पे, है ना, ये 0 डिग्री है, तो जो लोड एंगल होना चाहिए वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डेल 1 मान लेते हैं ना, हमारा डेल 1 ही है ना, हाँ डेल 1 लोड एंगल के साथ में डेल 1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, डेल ए। तो जो हमारा सेंडिंग एंड का जो लोड एंगल है वो क्या होना चाहिए, शुड बी एडवांस होना चाहिए। ठीक है, यहां ऐसा लिख सकते हैं सेंडिंग एंड लोड एंगल, सेंडिंग एंड लोड एंगल शुड बी एडवांस। समझ में आ गया? इसका पूरा डेरिवेशन करवाया हम लोगों ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर की, किसकी बात करें, रिएक्टिव पावर की, तो रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया था Q इक्वल टू V कौन सा, ये वाला सेंडिंग एंड का, देन डिफरेंस ऑफ वोल्टेज V डिवाइडेड बाय X, ये फॉर्मूला आया था, है ना। जनरली आप ऐसा लिखते हैं ना V²/X, तो मैं आपको बताऊंगा V²/X और ये वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है। आगे चल के जब हम वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैंने फुल कोर्स में तो बताया है, क्रैश कोर्स में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर V और X कांस्टेंट हो जाए तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ V, और ये डिफरेंस ऑफ V में होता क्या है, E - V। मतलब रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि ये हमारा Q पॉजिटिव कब रहेगा, Q पॉजिटिव कब रहेगा, जब E ग्रेटर देन V हो, और Q नेगेटिव कब रहेगा, जब E लेस देन V है। तो हमारे लिए डिजायरेबल कंडीशन कौन सी है कि पॉजिटिव पावर फ्लो हो। पॉजिटिव पावर फ्लो मतलब Q अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब होना चाहिए, नॉर्मली अगर कोई पूछे कि रिएक्टिव पावर कैसे फ्लो करता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, या फिर ये बोल सकता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं जा रहा हूं, अदरवाइज वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर सबकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आपको सारा चीज, तो रिलेशन समझ में आ गया। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, लोड एंगल पे डिपेंड करता है। रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा प्रिसाइसली बोले तो एक्टिव पावर कैसे फ्लो होता है, एक्टिव पावर हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल फ्लो होता है। रिएक्टिव पावर हायर वोल्टेज टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। अब आप बोलोगे सर रिवर्स नहीं हो सकता क्या, जब अगर मान लो रिवर्स फ्लो हो रहा है तो उसको प्लस की जगह माइनस बोल दो, है ना, कि माइनस फ्लो होगा ना फिर, है ना, मैथमेटिकली माइनस साइन पुट कर दो। ठीक है, चलिए, खैर वो सारी प्लस माइनस वाली बातें वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में बहुत डिटेल वर्जन में जाएंगे। ठीक है, तो इतना थ्योरी आपका इनफ है बेसिक पावर फ्लो कंडीशन के लिए। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर कैसे इस जनरेटर से फ्लो होगा, और इसके डायरेक्शन के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा P ऐसे फ्लो हो रहा है और Q ऐसे फ्लो हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको अभी पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। इस वजह से डेल एंगल डेल 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, डेल शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पावर फ्लो होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर डेल लेस देन
डेल लेस देन 0 हो गया इस कंडीशन के हिसाब से, और इस डायरेक्शन के हिसाब से, तो पावर p को हम क्या लिख सकते हैं, निगेटिव लिख सकते हैं ना। रेफरेंस का बहुत मतलब है, पता चला आपने एरो इधर कर दिया और फिर रेफरेंस सारे बदल जाएंगे, ठीक है। चलो अब ज्यादा कंफ्यूज अभी मत हो, अभी सिंपली थोड़ी थोड़ी चीजें लेते जाओ दिमाग में, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव के साइन में आगे चल के बहुत डिटेल वर्जन में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, मैं पिछले लेक्चर में आपको बोल दिया था कि गेट 2022 में पूछा गया, बट वो 2022 नहीं था, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के लगेगा यार क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ हमने जो ये बेसिक्स में हमारे डेरिवेशंस करे हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन अल्टरनेटर विथ अ इंटरनल वोल्टेज ऑफ वन एंगल डेल 1 है ना, डेल 1 per unit and synchronous reactance of 0.4 per unit is connected by a transmission line of reactance 0.1 per unit to a synchronous motor having a synchronous reactance 0.35 per unit and internal voltage of 0.85 angle del 2 per unit. If the real power supplied by the alternator is 0.8666 per unit, then del 1 minus del 2 is, ठीक है। और काय में पूछा है, डिग्री में पूछा है, यहां ध्यान रखना रेडियन में नहीं पूछा हो कहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या बनाए, ए अल्टरनेटर का, ये अल्टरनेटर है हमारा, इंटरनल रिएक्टेंस भी दे रखा है और वोल्टेज भी दे रखा है, ये अल्टरनेटर है ना, बना दिया हमने अल्टरनेटर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 1 एंगल डेल 1 पर यूनिट में गिवन है, और रिएक्टेंस कितना है, J 0.4 गिवन है। उसके बाद कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ये कितना है, J 0.1 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर जिसका रिएक्टेंस और सब कुछ दे रखा है, बैक ईएमएफ भी दे रखा है, ठीक है, ये हमारा बैक ईएमएफ, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, ये आपका J 0.35 पर यूनिट, और इंटरनल वोल्टेज कितना दे रखा है इसका, 0.85 डेल 2 है ना। इंटरनल वोल्टेज बोला है आपको, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज नहीं बोला। टर्मिनल वोल्टेज होता तो क्या हो जाता, यहां से लगा के यहां तक का पूरा वोल्टेज हो जाता, ठीक है। आपको इंटरनल वोल्टेज बोला है। तो ये डायग्राम बनने के बाद फिर क्या हुआ, अब भूल जाओ, सिंपली आपके पास नेटवर्क है, सिंपली आपके पास क्या है, नेटवर्क है। जैसा हमारा नेटवर्क यहां पे बना था, सिंपली वही नेटवर्क अब यहां पे बन चुका है। और इसके हिसाब से अगर हमारे डेरिवेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये हमारे क्या है, हमारे लिए E है, E एंगल डेल 1, और ये हमारे क्या है, V एंगल डेल 2। अब आप बोलोगे सर ये V तो टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, नहीं, ये देखो अभी ये हमारा प्लस माइनस कर दिया है, तो अभी भूल जाओ कि वो हमारे क्या नोटेशंस थे। नॉर्मली इसका टर्मिनल वोल्टेज यहां पे आना चाहिए, बट हमारा ये जो लोड है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, कौन सा, ये हमारा इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो अब यहां पे आपको इंटरनल ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल वोल्टेज गिवन है, तो आप उसी को ले लेना, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का करंट कैसे ड्रॉ हो रहा है वो देखना है हमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। चलो तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमारे पास क्या है, और क्या दे रखा है आपको, रियल पावर को ही एक्टिव पावर बोलते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। रियल पावर फ्लो हो रहा है, और रियल पावर कैसा फ्लो हो रहा है, देखो 0.866 पर यूनिट, और ये क्या है आपका, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये आपका डेल 1 जो है डेल 2 से ज्यादा होना चाहिए, बट अभी हमें ज्यादा या कम नहीं पूछा, हमें सिंपली डिफरेंस पूछा है। तो P इक्वल टू EV अपॉन X साइन डिफरेंस ऑफ डेल ही हमसे पूछा है। तो P कितना है हमारा, P हो जाएगा 0.866 इक्वल टू E है 1, V कितना है 0.85, देन ये कितना है 1 साइन डिफरेंस ऑफ डेल, ठीक है। तो यहां से डिफरेंस ऑफ डेल कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ डेल जो आ जाएगा आपका वो अप्रोक्सीमेटली 59.99, जो कि हम क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, और डिग्री में ही पूछा है, और ये डिफरेंस हमारा डेल 1 माइनस डेल 2 ही है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फंडामेंटल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उस पर डिपेंड था। अभी मैंने बताया था ना कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर यहाँ 0 होता तो बाय डिफॉल्ट EV अपॉन X साइन डेल लिख देते हैं, बट ये असल में फॉर्मूला डिफरेंस ऑफ डेल का होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a 2-bus power system shown in the figure supplied a load of 1.0 plus J 0.5 per unit,
ठीक है। और इस तरीके से आपको 2 बस सिस्टम दे रखा है, जनरेटर दे रखा है, यहाँ पे रिएक्टेंस, यहाँ पे रिएक्टेंस दे रखा है। द वैल्यू ऑफ V1 इन पर यूनिट एंड del2 रिस्पेक्टिवली आर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है जिसमें V1 और del2 की वैल्यू आपको पहचानना है। चलो, अब सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये दे क्या रखा असल में। अब आप ध्यान से देखो, 2 बस पावर से, वैसे तो ये 2014 का क्वेश्चन है तो उस टाइम तक डेटा बहुत ज्यादा आपको कोई क्लेम करने की कोई गुंजाइश होती नहीं थी, तो डेटा हो सकता है जो क्वेश्चंस लिखा है उसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। बट अब आपको आज की तारीख में जो गेट का एग्जाम होता है वहां पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रॉपर तरीके से ये भी लिखा रहेगा कि पॉइंट से कितने डेसिमल तक आपको आंसर लगाना है, सब कुछ गिवन डिटेल रहेगा, ठीक है। चलो, तो अभी घबराने का नहीं, बट इसको भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो 1.j0.5 कहां दे रखा है, यहां पे दे रखा है। इस बस के बाद आपका क्या होता है, ये असल में लोड होता है। ये क्या होता है, लोड। और लोड में, लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भी हो सकता है, राइट। रेजिस्टेंस रिएक्टेंस भी हो सकता है, आपका एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर भी हो सकता है। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि ये क्या दे रखा है, यहां पे हमें P प्लस JQ दे रखा है, P प्लस JQ दे रखा है, ठीक है। चिंता मत करिए, अब जो लोड गिवन रहेगा वो आपको प्योरली स्पेसिफाई करके देंगे कि वहां पे पावर के फॉर्म में है या फिर आपके रेजिस्टेंस या रिएक्टेंसेस के फॉर्म में। जनरली पावर सिस्टम में इन जनरल बाय डिफॉल्ट हम ये मानते हैं कि जो भी गिवन होता है लोड वो ज्यादातर पावर के फॉर्म में होता है, इस तरीके से अगर सिचुएशन है तो, ठीक है। अदरवाइज वरी मत करिए, क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा रहेगा कि वो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के फॉर्म में है या फिर आपके एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए यहां पर एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर आ कहां से रहे होंगे, इस बस के पास तो कोई जनरेटर है नहीं, है ना, तो ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कहीं यहीं से ट्रेवल करके आ रहा होगा, P और Q दोनों के दोनों, मतलब P और Q इन 2 बसेस के बीच में ट्रेवल हो रहा है, इन 2 बसेस के बीच में ट्रेवल हो रहा है। तो इस J2 ओम रिएक्टेंस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, J2 ओम रिएक्टेंस से मतलब नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखना है हमें। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग देखें और एक्टिव पावर पॉजिटिव है और Q भी क्या है हमारा पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है हमारे। तो अब यहां पर ये चीज देखिए कि अगर हमारा एक्टिव पावर पॉजिटिव है, एक्टिव पावर क्या है हमारा पॉजिटिव है, एक्टिव पावर पॉजिटिव की स्टेज में यहां पर 0 डिग्री है और ये del2 है, इसका मतलब 0 डिग्री और ये del2, तो इसका मतलब है कि del2 लेस देन क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये जो, क्योंकि एक्टिव पावर कैसे फ्लो होता है, हायर लोड एंगल टू लोअर लोड एंगल, तो 0 क्या होना चाहिए हायर और del2 क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना, या यूं कहें 0 डिग्री ग्रेटर देन del2। तो 0 बड़ा है तो 0 किससे बड़ा हो सकता है, मतलब नेगेटिव से ही बड़ा हो सकता है। तो del2 क्या होगा, देखो ये स्केल है हमारा, ये स्केल है, ये 0 है हमारा, है ना, ये पॉजिटिव एंगल से थोड़ी देर के लिए और ये निगेटिव एंगल से इधर के साइड में निगेटिव आएगा। तो 0 बड़ा है, इसका मतलब 0 से छोटा क्या हो गया, निगेटिव वैल्यूज हो गई, इसका मतलब है कि del2 शुड भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। del2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 4 ऑप्शन देखो, तो डेल जो है आपको del2 की वैल्यू गिवन है 3 ऑप्शन में, माइनस माइनस माइनस, बट एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ए आंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट्स है ताकि आप कई बार ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर बात करें Q की, तो Q भी क्या है आपका पॉजिटिव है, Q भी कितना दे रखा है 0 आधा J 0.5, तो Q भी पॉजिटिव है, इसका मतलब V1 जो होना चाहिए V1 ग्रेटर देन 1, मतलब V1 और 1 वोल्ट, तो V1 क्या होना चाहिए 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी हो सकता है। तो इसका मतलब 1 से ज्यादा देखो आप, तो ये ऑप्शन तो फिर भी यहां से भी यही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन 1 से ज्यादा है वैल्यू और एंगल भी काय में है, माइनस में है, दैट इज कॉल्ड गेट क्वेश्चन। गेट क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं रहता है, 2 ऑप्शन में फिर भी कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, हम हमारे जनरलाइज मेथड से चले जाते हैं। हमें क्या पता है, चलो 1 बाय 1 P और Q दोनों पता है, P और Q दोनों पता है, तो P अगर पता है P इक्वल टू EV अपॉन X साइन डेल, तो यहां से हम देखेंगे P कितना है हमारे पास 1 इक्वल टू E कितना है, E ये हो जाएगा इस बार, है ना, V1 इंटू V कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय X कितना है 0.1। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर आप J क्यों नहीं लेते यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला EV अपॉन X साइन डेल वाला जो फॉर्मूला आया है ना,
डेरिवेशन जब हमने किया था तो यहाँ पे जो जे है वो एलिमिनेट हो गया था, मतलब हमने इमेजिनरी चीज को कंपेयर करके ये फॉर्मूला लेके आए थे, तो इस वजह से यहाँ जे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूछ लेते हैं। और डिफरेंस ऑफ डेल क्या है, कितना हो जाएगा ये 0 माइनस डेल 2। अब इस एक इक्वेशन में दो अननोन है हमारे, v1 और डेल 2 दोनों अननोन है, इस वजह से हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, q की। तो ये कितना हो जाएगा v डेल v डिवाइडेड बाई x। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से ये कितना है 0.5 इक्वल टू v क्या है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, मतलब नॉट सेकेंडरी, मतलब हमारे लोड साइड का वोल्टेज है 1, और डिफरेंस है हमारा v1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और x कितना है 0.1। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्योंकि जो भी एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर आपका ट्रांसफर हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हो रहा है, जिससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है इस रिएक्टेंस का। ठीक है, चलो तो ये चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा v1 इक्वल टू, और 1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस 0.05, तो ये हो जाएगा v1 इक्वल टू 1.05 पर यूनिट। आया क्या आंसर 1 तो चलो हमें लोड एंगल निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 1.05 एक ही ऑप्शन में अवेलेबल था। देखो 1 से ज्यादा आया कि नहीं, बिल्कुल आया। चलो फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे v1 ये 0.1 डिवाइडेड बाय 1.05 इक्वल टू साइन 0 माइनस डेल 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप करोगे इनवर्स, तो 0 माइनस डेल 2 साइन इनवर्स करके इसका एंगल निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 बहुत सारे स्टूडेंट का अगर 8 डिजिट लेंगे तो 4 भी आएगा। एग्जैक्टली यहाँ का मैच नहीं आता है, किसी का 4 भी आ सकता है या फिर 5.45 भी आ सकता है, इन दोनों में से ऑप्शन था बट एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली मैच हुआ। तो डेल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5.45 डिग्री, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। 8 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 5.45 आएगा, और 2 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 5.45, 8 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो 5.45, क्योंकि कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा 8 डिजिट तक आता है डेसिमल के। ठीक है, तो 5 अप्रोक्सीमेटली कितना है 5.44, और हमें पता था कि निगेटिव वैल्यू ही आना है ना, 0 से कम ही आना है क्योंकि डेल 2 निगेटिव आना है। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा आपने, छोटी छोटी चीजों पे बहुत ही ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन बचा सकते हैं, और अगर आपको बेसिक्स एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर की इंफॉर्मेशन है तो 2 पूछे गए गेट के क्वेश्चंस हम लोगों ने बड़ी आसानी से कर दी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने और फुल कोर्स में और भी कराए, बट इससे ज्यादा की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है गेट में वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट 1 चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसमें जितने न्यूमेरिकल सेगमेंट थे वो सब कंप्लीट कर लिए। बट ये गेट एग्जामिनेशन है, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन सरप्राइज हमेशा मिलते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से सरप्राइज मिल सकता है। तो ऐसा तो है नहीं कि कंडक्टर सिलेबस में नहीं है, लिखा नहीं है डायरेक्टली, बट आपके सिलेबस में सारा पावर सिस्टम लिखा है, तो सब कुछ है। हाँ, बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक जो नहीं मेंशन है वो नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बेसिक सी चीजें, अगर यहां से क्वेश्चन आ गए तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर यह तो सिलेबस में नहीं था, आते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर से एज सच गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट कभी भी आ सकता है। बट टाइप्स ऑफ कंडक्टर में एक छोटी छोटी ऐसी चीजें, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, बंडल कंडक्टर्स हो गया, जो कि आगे आपको ट्रांसमिशन लाइन समझने के लिए हेल्पफुल रहता है। इस वजह से भी इसका मैं वैसे तो छोड़ रहा था, मैं आपका क्या ही रिवीजन कराऊं, बट फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही देखेंगे, है ना। देखो, तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर में डिटेल वर्जन जो हमारा पावर सिस्टम है ना, उसमें बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ा है, और जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, जिनको कॉलेज में लिखना रहता है, उनको यहां से बहुत ज्यादा पढ़ना रहता है, और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस भी आता है। तो हमने देखा, सबसे पहला कंडक्टर लिया कॉपर के साथ में बहुत सारी दिक्कतें थी, आप सब जानते हैं। उसके बाद हम एल्यूमिनियम पे आए, एल्यूमिनियम में भी दिक्कतें थी। उसके बाद हम किस पे आए, ACSR, एल्यूमिनियम, है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ACSR है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। उसके बाद ट्रिपल AC आए, ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर्स आए, ACAR आए, फिर एक्सपांडेड ACSR पे आए, और फिर बंडल कंडक्टर पे आए। तो इतनी कैटेगरी है, जिसमें हम सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं। देखो, ACSR कंडक्टर बनने के बाद सर फिर अगर इसको यूज करते तो बाकी ये क्यों बनाए, क्योंकि इनको स्पेशल पर्पस के लिए, जहां हमें बहुत ही और भी हमें लॉसलेस तो नहीं बोलूंगा, कम से कम
ऐसे कंडक्टर जो कि और भी बेहतर हो, मतलब क्वालिटी वाइज अगर हमें ट्रांसमिशन करना हो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वहां पर इनका लेबोरेटरी में हम लोगों ने बनाए हैं और कहीं कहीं पे यूज करते हैं, बहुत जनरली यूज नहीं करते हैं, जनरल यूज नहीं है इनका, ठीक है, 4 और 5 का। देन एक्सपांडेड ACSR, ये भी हम लोग स्पेशली EHV लाइंस के लिए यूज करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए, है ना, एक्सपांडेड ACSR। ACSR के बीच में देखो ACSR क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ACSR में क्या होता है कि स्टिल देखो, जब हम सॉलिड कंडक्टर का एनालिसिस किया ना, एक सॉलिड कंडक्टर का हमने एनालिसिस किया, सपोज करो मेरे सामने ये बॉटल का रूप है ना, ये कंडक्टर है, ट्रांसमिशन लाइन का एक हिस्सा मैंने कट कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो मैंने जब ACSR सॉलिड कंडक्टर का एनालिसिस किया तो पता लगा कि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, बीच वाला हिस्सा, इसके अंदर हमारा ये एरिया यूज नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। क्या होता है ऑलरेडी आप सबको पता है, तो स्किन इफेक्ट की वजह से जो सेंट्रलाइज वाला जो हिस्सा है ना, इसका एरिया यूज ही नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि यार ये यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो हम लोग क्या है, इसको जबरदस्ती ढो रहे हैं, ये मटेरियल हमारा यूं ही बिगड़ रहा है ना। तो हमने क्या किया, एक काम करते, इसकी स्ट्रेंथ अगर कम है, वायर की स्ट्रेंथ कम है, तो एक काम करते, ये एरिया तो यूज हो नहीं रहा है, तो इस बीच वाले एरिया में हम लोग ऐसा कुछ मटेरियल लगा दें जिसकी कंडक्टिविटी से हमें ज्यादा लेना देना है नहीं। तो हमने क्या करा, उस बीच में स्टील को लगा दिया। बीच में किसको लगा दिया, हमने स्टील को लगा दिया, और बाकी एल्यूमिनियम कंडक्टर हमने आइट साइड में रख दी। तो जिसकी वजह से इसकी मजबूती भी हो गई, और हमारा बीच में तो वैसे भी हमारा क्या हो रहा था, करंट तो जा ही नहीं रहा था, है ना, स्किन इफेक्ट की वजह से। तो इसको बोलते हैं, अब ये जो एल्यूमिनियम सेक्शंस जो रखते हैं ना, तो इनका रखने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी रख देंगे, इनकी एक नंबरिंग होती है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, इसके हिसाब से ही रखी जाती है। और इन लेयर्स को 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर अलग अलग लेयर आती जाएगी, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स, अलग अलग स्ट्रैंड्स। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर। जब भी कोई एक बीच में ऐसा लगे और आसपास ऐसे लेयर के फॉर्मेशन में अगर हम लोग कंडक्टर प्लेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। और ये कौन सा है टाइप, ACSR टाइप, है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है कि इनको प्लेसिंग करने के लिए एक फॉर्मूला बनाए, n = 3x² - 3x + 1। वैसे तो कभी क्वेश्चंस यहां से गेट में नहीं आता है, बट कभी सरप्राइज मिल जाए, है ना, इस वजह से हम लोग करवा देते हैं। n क्या होता है, स्ट्रैंड नंबर अभी समझ जाओगे, और x क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर। सपोज करो ये स्टील वाली जो है, इसको मैं लेयर नंबर 1 काउंट करता हूं, है ना, 1 नंबर दे देता हूं इसको। तो ये 1, स्ट्रैंड का नंबर भी क्या है, 1 है, स्ट्रैंड का नंबर भी क्या है, 1 है, और x भी क्या है, 1 है ना। तो देखो x की जगह 1 पुट करोगे तो n कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो n = 1 ही रहेगा। अब मैं जब सेकंड लेयर पे पहुंचा, ये सेकंड लेयर, तो x = 2। अगर मैं यहाँ x = 2 पुट करता हूं तो n कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 3 12 और 3 2 6, 12 में 6 गई 6, 7, तो n = कितना आया, 7। तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए, 7 कंडक्टर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो आप तो बोलोगे सर आपने तो 6 ही रखा है। तो ये जो 7 है ना, ये स्ट्रैंड का नंबर है, तो 1 तो हो चुका था, यहाँ पे 1 हो चुका था, तो अब ये जो है वो क्या रहेगा आपका, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से होती है नंबरिंग, है ना। 1 हो चुका था, अब 7। अब जो अगली लेयर आएगी x = 3 रहेगा, तो ये जो स्ट्रैंड नंबर जो भी आएगा, अभी कर लेना कैलकुलेट, ठीक है, आई थिंक 19 आएगा, कुछ भी आएगा। तो फिर अगला जो कंडक्टर है उसका नंबरिंग 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस तरीके से चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये वेरी करता है अलग अलग किताबों में। अब उन किताब वालों ने क्या रेफरेंस लिया, कोई बहुत सारे लोग इस वाली को पहली लेयर बोलते तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने कौन सा लिया है, स्टील को ही पहला लेयर लिया है और स्टील को ही पहला नंबर लिया है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है। उसके बाद आप देखोगे कि इस तरीके से अगर D बहुत सारे कंडक्टर, तो अभी तो हम लोग, अच्छा अभी मैं बोलूंगा कि बताओ मुझे इसका पूरे का पूरा, ये एक कंडक्टर है, एक सिंगल कंडक्टर है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा अलग अलग छोटे छोटे ये एक सिंगल बनेगा, अलग अलग बन के ये एक सिंगल बना है, सिंगल कंडक्टर बना है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर ये जो D है पूरा ओवरऑल, इस पूरे ओवरऑल डायमीटर कितना है। तो अभी अगर आपके सामने 2 लेयर है तो आप बड़ी आसानी से बोल दोगे कि सर 2 लेयर है तो ये स्मॉल, इसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल d का बोल देते हैं ना, स्मॉल d, तो हम ये बोल सकते हैं d = 3d, है ना। स्मॉल d क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर जो स्ट्रैंड के अंदर का ये कंडक्टर है उसका हम क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये बहुत बड़ी लेयर हो जाएगी तो फिर कैसे है, तो उसके लिए हमें जनरलाइज निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला,
कैपिटल D इक्वल टू 2x माइनस 1D। अब देखो x इक्वल टू 1 पुट करो, इसका मतलब ये पहली लेयर पे, तो D ये कितना हो जाएगा, D और D के बराबर, मतलब कैपिटल D इक्वल टू D के बराबर, देखो है ना 2 माइनस 1। x इक्वल टू 2 पुट करें सेकेंड लेयर पे, तो 3D के बराबर होना चाहिए, देखो 4 में से गया तो D इक्वल टू 3D आया कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले याद रखना। गेट के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया, बट मैं ये नहीं बोल सकता आ नहीं सकते, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी आ गया तो फिर आप भी बना के आएंगे। बहुत सारे लोग छोड़ देते क्योंकि बस इस वाले सेक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब आप समझ गए। चलो आगे और समझाता हूं मैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर को थोड़ा सा और, है ना। अच्छा, अब ये एक्सपांडेड ACSR में क्या होता है कि इनके बीच में, स्टील और एल्यूमिनियम के बीच में और भी हम लोग पेपर या फिर फिलर मटेरियल्स पुट कर देते हैं ताकि हम लोग डायमीटर बढ़ा देते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर डायमीटर क्यों बढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ी देर से बताता हूं मैं आपको कि डायमीटर बढ़ाने के एडवांटेज क्या है, और अभी बंडल कंडक्टर के बारे में भी बताता हूं। चलो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है। देखो सॉलिड कंडक्टर है और 3 फेज सिस्टम है, तो RYB एक कंडक्टर यहां पे, दूसरा तीसरा RYB, ये 3 कंडक्टर, ये सॉलिड कंडक्टर है। अब मुझे सॉलिड की जगह स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज करना हो तो कैसे यूज करूंगा मैं, देखो यहां पे R फेस, Y फेस और B फेस। अब ये सॉलिड कंडक्टर की जगह मैंने क्या करे, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करे। अभी काउंटिंग मत करना, एक रैंडमली मैंने पुट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है हमारे, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर है। तो ये पूरा का पूरा R फेस है, Y फेस है और B फेस है स्टैंडर्ड कंडक्टर। अच्छा, ये सारे के सारे लेयर को हम लोग क्या करते हैं, स्पाइरल करके बाउंड करते ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे। ये सब कुछ पढ़ाया है मैंने, है ना, जस्ट फॉर रिवाइज करवा रहा हूं। ये 3 फेस कंडक्टर हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर और ये हमारा सॉलिड कंडक्टर। अब थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, समझ गए। अच्छा, क्या होता है, देखो क्या हो रहा है, सॉलिड कंडक्टर और स्टैंडर्ड कंडक्टर बेटर क्यों होते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने इफेक्टिव डायमीटर कंडक्टर का अगर इंक्रीज कर दिया, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं डायमीटर या फिर इफेक्टिव डायमीटर या फिर इफेक्टिव रेडियस, है ना, रेडियस बढ़ रहा मतलब डायमीटर भी बढ़ रहा है। तो अगर हमने कंडक्टर का किसी तरीके से इफेक्टिव रेडियस या इफेक्टिव डायमीटर अगर इंक्रीज कर दिया, तो हमारा इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेस होता है कंडक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस वो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से कोरोना में कमी हो जाती है। नॉट कोरोना वायरस, कोरोना इफेक्ट हमारा पावर सिस्टम में होता है, और उसकी वजह से एक बड़ा पैरामीटर, डोमिनेटिंग पैरामीटर इंडक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, वो भी डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज होता है इंडक्टेंस, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तब मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगा। ये इंडक्टेंस कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव रेडियस बढ़ाने से, किसी कंडक्टर का इफेक्टिव रेडियस या इफेक्टिव डायमीटर बढ़ाने से इंडक्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस डोमिनेटिंग पैरामीटर होता है, उसको जितना कम रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो बाकी कोरोना लॉस, कोरोना लॉस है ना, कोरोना लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सारा का सारा स्टैंडर्ड ACSR क्या होता है। अब बंडल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बंडल के बारे में बताता हूं। आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में, देखो कुछ इस तरीके से होगा कि सपोज करो ट्रांसमिशन लाइन ऐसे 3 वायर जा रहे होंगे ऊपर से, ऐसे 3 वायर तो आपने सबने देखे, 3 वायर जाते हुए ट्रांसमिशन टावर से। अब कई बार आपने ध्यान से देखा होगा तो इन वायर के पास में छोटे छोटे कंडक्टर ऐसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे, ये आपस में ऐसे बैलेंस कनेक्टेड है, और ये एक ही है ना। 3 वायर जब जा रहे हैं ना, 3 वायर जब जा रहे हैं ऐसे, तो ये 4-5 के ग्रुप में छोटे छोटे कंडक्टर आसपास में प्लेस्ड, बिल्कुल सेंटीमीटर की दूरी पे, कुछ यहां पर भी प्लेस्ड है, कुछ यहां पर भी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बंडलिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बंडलिंग। बंडल से क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर और क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, GMR, जिसको आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, देखना यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। चलो, तो ये 2 कंडक्टर, अब मैं बोल सकता हूं ये सब सिंगल फेज है, सिंगल फेज, और यहां 2 कंडक्टर इन बंडल, 2 कंडक्टर इन बंडल, 2 कंडक्टर इन बंडल, इन बंडल, 2 कंडक्टर इन बंडल का मतलब क्या है, ये जो दूरी है ये रहती है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में, है ना। ये 2 अलग अलग कंडक्टर नहीं है, ये एक ही कंडक्टर, ये एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें 2 कंडक्टर इन बंडल है। सिमिलरली हो सकता है ये भी सिंगल फेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहां 3 कंडक्टर इन बंडल है। और ये जो डिस्टेंस है, अगेन वापस मैं बोल रहा हूं क्या है, सेंटीमीटर्स में डिस्टेंस है, 20 से 40 सेंटीमीटर। अगेन ये भी क्या है, एक ही फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे 4 कंडक्टर इन बंडल है।
सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये आपका ये भी सिंगल फेज ही है, ये भी एक ही फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट 6 कंडक्टर बंडल के अंदर है ना। तो आपने कभी ऐसी देखी हो कि ऐसे ये एक ही फेज जा रहा है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और आर फेज के अंदर ही छोटे 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 डिस्टेंस पे इस तरीके से आपने ट्रांसमिशन लाइन देखोगे ना तो समझ आएगा, मैंने बहुत बार देखा है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये। तो इसी को क्या बोलते हैं, बंडल। ये सब चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस है पूरी ट्रांसमिशन लाइन का, वो इंडक्टेंस क्या रहे, कम रहे। कोरोना तो रहे ही रहे, बट इसके साथ साथ इंडक्टेंस भी रहे। इंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम रहेगा तो इफेक्ट जीएमआर जो है हमारा ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ये ज्यादा रहेगा। इस तरीके से अरेंजमेंट से ये ज्यादा रहेगा तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा। और बंडलिंग ज्यादातर हम लोग थोड़े से हायर वोल्टेजेस पे करते हैं, ठीक है, हायर वोल्टेजेस पे करते हैं हम लोग। तो समझ गए बंडल का मतलब क्या है, क्योंकि आगे ट्रांसमिशन लाइन में इनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर नॉलेज होगा, एक बार और रिपीट करेंगे हम, बंडल जब आएगा तब एक बार और सारी चीजें देखेंगे और किस तरीके से होगा सब कुछ देखेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में मैंने बहुत शॉर्ट समरी में सब कुछ बता दिया है ताकि आपका एक बेहतर रिविजन हो सका है। तो हमने एट दिस नोट, अच्छा ट्रांसमिशन टावर के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बाहर निकलना ट्रांसमिशन टावर दिख जाएंगे, अब उसको क्या ही पढ़ाना, कोई डिजाइन वगैरह तो आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। तो एट दिस नोट हमारा पूरा का पूरा लेक्चर यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर सिस्टम का रैंक बूस्टर सीरीज में ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों ने भी पावर सिस्टम का ये रैंक बूस्टर पूरा नहीं मतलब बोल सकते हैं कि अगर देखना है, पूरा देखना है, तो जी सेंटर के एप्लीकेशन पे जाके सपोर्ट कैटेगरी में ही ये अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस, और बहुत अच्छे से जितने भी बेसिक्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या है ना, ट्रांसमिशन लाइन में कंफ्यूजन बहुत होता है कि सर ये फॉर्मूला कब होगा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट कब है, सर्ज इंपिडेंस कब है, सर्ज इंपिडेंस लोडिंग कब यूज हो रहा है। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं समरी भी बताऊंगा और उसके साथ में सफिशिएंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 2। ओके, थैंक यू।